हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। I'm योगिता सिंह, पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसमें आपके पास 3 वीडियो आ गई होंगी। तो आज हमारी जो 2 वीडियो आ गई होंगी आपके पास में। तो आज हमारी जो है इस पर तीसरी वीडियो बन रही है, जिसमें हम आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें हम कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने उसमें फिर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। और अब हमारा अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। देखिए बच्चों, भारत के जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसका उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। यदि आपको पता है कि जो यहाँ पे जो एक हेड होता है उसे प्रधानमंत्री माना जाता है, देश को चलाने वाला, सरकार को चलाने वाला। तो पिछले चैप्टर में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वो प्रधान होता है। इसलिए मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे जो है एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत ही शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि एक पूर्ण बहुमत से जो है ये प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो वो अपने पद को भी खो देता है। आज़ादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिसमें उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। फिर उसके बाद जो 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक जो दल थे वो गठबंधन के तालमेल से ही जो सरकार बनी, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इन परिस्थितियों में तो नेता सहयोगी दलों को अपनी अधिकतर स्वीकार होता है, यह वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे, ये प्रधानमंत्री तय करता है। और प्रधानमंत्री जो है विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उसकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे क्या है, 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित होना पड़ता है। तो इसलिए जो है संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अब इसमें देखिए मंत्रिपरिषद का आकार। संविधान के 91 संशोधन में 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो गया। इसके अलावा जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वे संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल कर लेते थे, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। इसलिए संविधान का संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक ना हो। तो इस तरीके के जो है संशोधन किए गए संविधान में। विधायिका वाले चैप्टर में आप विस्तार से इन तरीकों के बारे में हमने पढ़ा भी था, जिनमें संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण में, देखरेख में रहती है ना। यानी कि जो विधायिका है वो अपना पूरा इंटरफेयर रखती है कार्यपालिका के ऊपर। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जो लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वे संसद के प्रतिनिधि के रूप में जो है सामूहिक रूप से जो है वो शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए।
जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना, उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत में जो है प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि रहता है। बिना प्रधानमंत्री के जो है मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो उनका हेड होता है। मंत्रिपरिषद में तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है, तभी जो है वो अपने अस्तित्व में आती है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद या त्यागपत्र के बाद जो है पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद होता है वो भंग हो जाता है। जितने भी कैंडिडेट मंत्रिपरिषद में होते हैं वो सारे के सारे अपने पद से हट जाते हैं और प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति की संसद के बीच एक सेतु का जो है वो काम भी करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को जो है सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री सरकार के सभी निर्णय से सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में जो है निर्णय लेता है। इस प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद पर निर्णय, लोकसभा का नेतृत्व अधिकारी, जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच और चुनाव के दौरान उनके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। ये सारी जो है शक्तियों के स्रोत हैं प्रधानमंत्री के। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनके प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के निर्णय पर निर्भर करता है। जब किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्ति निर्विवाद रही है, लेकिन जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी है तब ऐसा नहीं हो पाया है। 1989 में हमारे भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकार लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में नहीं रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उनका त्यागपत्र देना पड़ा और वे हटा दी गई। तो इन घटनाओं से संसदीय शासन का जो है कामकाज जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है, जहाँ पर गठबंधन की सरकार रही है। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की भूमिका जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। दूसरा, इस अवधि से गठबंधन राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरा, इसमें प्रधानमंत्री के अनेक विशेष अधिकारों जैसे कि मंत्रियों का चयन, उनके पद स्तर पर मंत्रालय के चयन पर भी अंकुश लगा है। चौथा यह कि प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाए गए हैं। सहयोगी दल के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को नेता के से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी जो है पड़ती है। कुछ एक बदलाव के साथ राज्यों से में ठीक इसी तरह से लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है और जो केंद्र सरकार की सलाह पर जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री विधानसभा में जो है बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्य के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका, जिसमें नौकरशाही लोग काम करते हैं। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? अब जो विधेयक आता है, उस जो कानून आता है उसको कौन लागू करता है, इसके हम बारे में बात करेंगे। तो शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक प्रशिक्षण का एक विशाल संगठन जो है जुड़ा हुआ होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभावी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। वह मंत्री की जिम्मेदारी है कि प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है और नौकरशाही में भी यह अपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ। और इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। कभी जो भी वो नीतियों पर विचार करेगी उस पर किसी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए
और नई सरकार पिछले सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियाँ अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वे नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करें। तो ये नौकरशाहियों का काम होता है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी जुड़े हुए हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। ये सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। संघ लोक सेवा आयोग जो है इन सिविल सर्विसेज के पद को भरती है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित, जिसे हम IAS ऑफिसर्स बोलते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्ग के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को जो है सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों में यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मांग में रोड़ा नहीं बनेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IPS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है और ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिविल सेवाओं के वर्गीकरण। अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आती है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राज्य सेवा आती है और प्रांतीय सेवा में प्रांतीय सिविल सेवा सर्विसेज आती हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी होती है। आपको शायद पता होगा कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर होता है। उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी समानता है GIS का स्तर का अधिकारी होता है और वह IPS अधिकारी और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित रहता है। एक IAS अथवा IPS अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है वहाँ जहाँ वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन IAS और IPS अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS और IPS अधिकारियों के अलावा राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को और ज़्यादा मजबूत कर देती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं, पर नौकरशाही इतने शक्तिशाली होती हैं कि आम आदमी सरकारी अधिकारी तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्यतः नागरिक की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती हैं तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपनी कार्य के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया गया है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम जो है नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना देते हैं, है ना, उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार जो है बना देते हैं। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है ये आपका यहाँ तक फिनिश हो गया है। हमने आज कार्यपालिका बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो आप बुक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, एक दो तीन बार रीड करेंगे। उसके बाद मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।